हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है रविंद्र और आज हम पढ़ेंगे TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जैसा कि हमने रिफ्लेक्शन में पढ़ा था कि जब लाइट रे जाती है डेंसर टू रेयरर मीडियम तो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाती है। ये उसी के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, उसी को समझते हैं अपन। जैसे हमारे पास मान लो एक सरफेस है जो कि दो मीडिया को सेपरेट कर रहा है। ऊपर वाला जो है हमारा मान लो रेयरर मीडियम है और नीचे वाला हमारा डेंसर मीडियम है। सपोज एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है और एक लाइट रे जैसे अपनी स्टेट जा रही है। मान लो ये पहले चली गई नॉर्मल, एक लाइट रे और लेते हैं, वो यहाँ पे जा रही है। सपोज दिस इज एंगल आई, दिस एंगल इज आई। when light rays goes from denser to rarer medium then away from normal, ये r जो आएगा हमारे पास, दिस r शुड बी ग्रेटर देन i बिकॉज लाइट रे जा रहा है रेयर टू सॉरी डेंसर टू रेयर मीडियम। जैसे जैसे आप आई को बढ़ाओगे वैसे वैसे आपका आर इंक्रीज होता जाएगा। तो सबसे पहले 90 डिग्री कौन होगा? आर, क्योंकि आर क्या हो रहा है, आई से बड़ा है। तो सपोज एक एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसा आएगा जब आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा, मतलब लाइट रे सरफेस के साथ ग्रेस करेगी। दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल, सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग में अपन एंगल जो रखा वो क्रिटिकल एंगल से कम था, तो लाइट रे डेंसर से रेयर गई तो अवे फ्रॉम नॉर्मल गई। अपन एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा बढ़ाया तो लाइट रे 90 डिग्री के साथ जा रही, मतलब ग्रेस करी सरफेस के साथ। यदि अपन ने इसके बाद एंगल ऑफ इंसिडेंस को और इंक्रीज करा तो लाइट रे दूसरे मीडियम में तो जा नहीं सकती, क्योंकि सॉरी हाँ दूसरे मीडियम में नहीं जा सकती बिकॉज क्रिटिकल एंगल तो ही चुका अपना। अपन ने यदि इसके आगे लाइट रे को बढ़ाया, एंगल ऑफ इंसिडेंस को और इंक्रीज करा, तो लाइट रे रेयर मीडियम में जाने की बजाय इसी मीडियम में रिफ्लेक्ट कर जाएगी। दिस एंगल इज I1, दिस एंगल इज आल्सो I1 एंड दिस I1 इज ग्रेटर देन C। और ये जो सरफेस होती है, इस समय क्या हुआ, लाइट रे अपने मीडियम में आ गई, तो इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, कि लाइट रे इसी मीडियम में रिफ्लेक्ट कर गई और रिफ्लेक्शन के लॉस को ओबे करेगी। और जो सरफेस रहेगी ये सरफेस शाइन करेगी, ये शाइन करेगी और यहाँ पे होगा 100% रिफ्लेक्शन, मतलब लाइट का कुछ भी पार्ट बाहर नहीं आएगा, पूरा का पूरा पार्ट अंदर ही जाएगा। दिस इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। दो मेन कॉन्सेप्ट है, दो मेन चीजें हैं जिसके ऊपर बेस्ड होता है। पहला तो ये होता है, दो मेन कॉन्सेप्ट है। पहला चीज तो ये होती है, लाइट रे गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, लाइट रे goes from denser to rarer medium। और सेकेंड पॉइंट होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल से आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, तभी ये फिनोमिना होता है। ठीक है, तो दो मेन चीज हुई, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए और लाइट जाना चाहिए डेंसर से रेयर। तो आपके अब आगे वाले जितने भी क्वेश्चन होगा जहाँ पे लाइट डेंसर से रेयर में जा रहा है, तो वहां पे आपको क्रिटिकल एंगल हो सकता है कि नहीं हो सकता है, मतलब TIR पॉसिबल है कि नहीं, आपको हर पॉइंट पे चेक करना पड़ेगा। या जितने भी आपको मैं पढ़ा रहा हूँ ना, इसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा ताकि PDF बन जाएगा उसका। चलो अब आगे बढ़ते हैं अपन और अब पढ़ते हैं क्रिटिकल एंगल। ये क्या होता है क्रिटिकल एंगल, फिर हम इसके ग्राफ वगैरह पे पढ़ते हैं आगे चीजें। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल तो हम पढ़ चुके हैं कि वे लाइट रे गोज फ्रॉम ऑप्टिकल डेंसर टू ऑप्टिकल रेयर मीडियम, एंड एक एंगल ऐसा होता है जिसके लिए रिफ्रेक्शन एंगल होता है 90 डिग्री, उसी के बारे में अपन बात कर रहे हैं। ये सपोज हमारे पास ये एक दो मीडिया अलग अलग, ये मैं थोड़ी देर के लिए इसको ग्लास मान लेता हूँ, ये हमारा एयर हो गया। सपोज लाइट रे को हमने कोई क्रिटिकल एंगल पे पहुंचाया तो एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ये 90 डिग्री यदि अपन स्नेल्स लॉ लगाते हैं, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ,
अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, यदि स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं, मान लो लाइट रे जा रही ग्लास से एयर में, तो जी म्यू ए साइन आई बाय साइन 90। अब आई की जगह पे यहाँ पे क्या आएगा, सॉरी सी आएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस सी है। तो अपना जो जी म्यू ए है इसको अपन ए म्यू जी बोल सकते हैं, 1 डिवाइड करके ये साइन सी हो गया मेरा, ये साइन 91 हो गया। तो साइन सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन सी हो जाएगा 1 बाय ए म्यू जी, या इसको अपन म्यू भी बोल सकते हैं, मतलब साइन सी इक्वल्स टू 1 बाय म्यू। ये आपका फार्मूला आ गया क्रिटिकल एंगल का। पर हमेशा जरूरी नहीं है कि जो आपका ग्लास के अलावा जो रेयर मीडियम है वो हमेशा एयर हो, ये आपका कोई दूसरा मीडियम भी हो सकता है। तो अब इसको ए से याद कर लो इस फार्मूले को, साइन सी इक्वल्स टू, क्योंकि हम जानते हैं साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू वो 1 हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती, इसलिए मतलब साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 या उससे छोटी हो सकती है, इसलिए ऐसे याद करो इसको आप, साइन सी इक्वल्स टू म्यू ऑफ स्मॉलर डिवाइड बाय म्यू ऑफ लार्जर। म्यू ऑफ स्मॉलर बाय म्यू ऑफ लार्जर। जैसे सपोज हमारे पास दो मीडिया है, एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3 है, एक का 5 है, बताओ क्रिटिकल एंगल क्या होगा। तो क्रिटिकल एंगल होगा सिंपली छोटा वाला बाय बड़ा वाला, साइन सी बराबर 3/5, मतलब सी इक्वल्स टू 37 डिग्री। दिस इज हाउ क्रिटिकल एंगल। अब इसका हम डिपेंडेंसी वगैरह भी देखते हैं। एक चीज आपको मैं और यहाँ पे बताता हूँ, जैसे अपन ने लाइट रे को क्रिटिकल एंगल पे पहुंचा है, तो लाइट रे 90 से बाहर आई, मान लो आपने यहाँ पे एक मिरर लगा दिया मान लो, तो लाइट रे को आप 90 से पहुंचाओगे तो लाइट रे अंदर सी से आएगी ऐसा। ये रिवर्स फिनोमिना भी बहुत जगह ट्रू है, ठीक, हर जगह ट्रू होगा। अब हम देखते हैं हाउ क्रिटिकल एंगल डिपेंड्स। जैसे सपोज हम देखते हैं यहाँ पे लिखते हैं फैक्टर्स या डिपेंडेंसी ऑफ क्रिटिकल एंगल, डिपेंडेंसी ऑफ सी क्रिटिकल एंगल। हमने अभी देखा साइन सी इक्वल्स टू 1 बाय म्यू, तो हमेशा बोल सकते हैं सी प्रोपोर्शनल टू 1 बाय म्यू एंड म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा। तो सी और लेमडा कैसे होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब जब लाइट रे क्रिटिक अलग अलग कलर के लिए क्रिटिकल एंगल भी अलग अलग होगा, लेमडा की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब क्रिटिकल एंगल डिपेंड करता है लाइट के वेवलेंथ पर। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हमको एक ग्राफ के बारे में बात करना है। ग्राफ बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड डेविएशन एंगल। एंगल ऑफ इंसिडेंस और डेविएशन एंगल के बीच में हमको पता करना है कि क्या एंगल ऑफ, मतलब क्या ग्राफ होगा। ये सपोज हमने क्या माना कि हमारे पास दो अलग अलग मीडिया है, सपोज दिस इज N2, दिस इज N1। लाइट रे को यदि हमने आई से पहुंचाया तो ये लाइट रे स्ट्रेट चली जाती, पर ये जा रही सपोज N1 जो है ना वो बड़ा है N2 से, मतलब लाइट रे डेंसर से रेयर जा रही है, तो लाइट रे इधर जा रही है, तो दिस एंगल इज आर। तो ये वाला एंगल तो आई था अपना, तो ये डेविएशन कितना हो गया, डेविएशन हो गया आर माइनस आई। तो डेल बराबर हो गया हमारे पास आर माइनस आई। अब आर निकालना है हमको, तो मैं स्नेल्स लॉ यदि यदि यहाँ पे अप्लाई कर दूं तो हमको पता है कि N1 साइन आई इक्वल्स टू N2 साइन आर। तो आर की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे से, N1 बाय N2 साइन आई इक्वल टू साइन आर। तो आर इक्वल्स टू क्या आ गया, साइन इनवर्स N1 बाय N2 साइन आई। और यदि मैं इसको यहाँ पे लाके पुट कर देता हूं तो हमारे पास डेल की वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स N1 बाय N2 साइन आई माइनस आई। अब ये स्टैंडर्ड रिलेशन नहीं है कोई, मतलब ना तो कोई स्ट्रेट लाइन है ना तो कुछ इस तरह, कुछ भी नहीं है ऐसा। पर कुछ चीजें अपन यहाँ पे सब बोल सकते हैं। कुछ चीजें अपन कैसा बोल सकते हैं कि मान लो अपन ने आई को 0 पुट करा,
आई को यदि आप 0 पुट करोगे तो आर कितना आएगा आपका 0, आर 0 तो डेल भी 0। मान लो अपन ने आई को पहुंचाया सी पे, एंगल ऑफ इंसिडेंस अपन ने सी पे पहुंचाया, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा 90 डिग्री। ये तो हम पढ़ के आ चुके हैं। तो यदि अपना आर हो गया तो डेल कितना हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। 90 मतलब π/2 भी बोल सकते हैं इसको, एक ही बात है। और एंगल ऑफ इंसिडेंस सी। तो ये बात तो बहुत क्लियर है कि अपने को आई 0 था तो आर 0 था तो डेल 0 था, मतलब कि जो ग्राफ स्टार्ट होगा वो ओरिजिन से स्टार्ट होगा। और एंगल को यदि अपन सी रखेंगे तो अपना डेल्टा कितना हो जाएगा π/2 - सी। ठीक है। अब यदि मान लो एक पॉइंट तो पता पड़ गया, क्योंकि ग्राफ बनाने के लिए अपन को कुछ चीजें पता होना चाहिए। चलो एक चीज और पता करते हैं अपन, नेक्स्ट स्क्रीन पे लेता हूं मैं। मान लो हमने लाइट रे को क्रिटिकल एंगल पे पहुंचा है, मान लेते हैं सपोज ये √2 है, ये 1 है। चलो मैं आपको ग्राफ भी साइड में बना देता हूं ताकि क्लियर हो जाएगा। ये सपोज हमारे पास ये तो डेल्टा है, इधर डेविएशन एंगल आएगा और इधर आएगा हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। हमने देख लिया पीछे की ग्राफ कहां से स्टार्ट हो रहा है, ओरिजिन से। और लाइट रे को जब अपन सी पे पहुंचा रहे हैं तो डेविएशन एंगल कितना हो रहा था π/2 - सी। मतलब ये बात तो कंफर्म है कि लाइट पॉइंट, ये लाइट रे अपना ओरिजिन से स्टार्ट होगा और इस पॉइंट पे आके मिलेगा। और जो ग्राफ ये है ना ऐसा बनता है, ये ग्राफ का नेचर है। मतलब ओरिजिन से स्टार्ट हुआ और यहां तक गया जब एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल्स किस तरह का। अब जैसे और इसके आगे की सिचुएशन अपन जरा समझते हैं। ये सपोज ये हमारे पास एक अलग से मैंने एग्जांपल ले रखा है, जिसका डेंसर मीडियम √2 है, ये 1 है, रेयर मीडियम। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया 45। यदि एंगल को 45 पे रखोगे आप तो लाइट एंगल जो लाइट रे रहेगी 90 डिग्री से रिफ्लेक्ट होगी। आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा बढ़ा दिया, सपोज 45.00001 कर दिया, तो क्या होगा लाइट रे टीआर करेगी। मतलब लाइट रे अपन ने क्रिटिकल एंगल से जस्ट बढ़ा दिया, थोड़ा सा बढ़ाया, तो लाइट रे दूसरे मीडियम में आ जाती है, इसी मीडियम में रिफ्लेक्ट कर जाएगी। और ये वाला जो डेविएशन होगा इसका, ये डेविएशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी π-2i। ये कैसे π-2i जरा समझते हैं। सपोज आपने लाइट रे को आई से पहुंचाया और लाइट रे इधर ही आ गई, ये भी आई अपना, और ये लाइट रे से आ रही। सपोज ये वाला जो डेविएशन ये कितना होगा, ये पूरा देखो 180 है, ये पूरा पाई है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये पूरा पूरा पाई है, देखो पूरा कंप्लीट, ये पूरा पूरा 180 जो गोला बना रहा हूं मैं, उसमें से 2i को हटा दो तो डेल कितना हो जाएगा π-2i। तो जब लाइट रे रिफ्लेक्ट करती है तो उसका डेविएशन कितना हो जाता है π-2i। मतलब अपन ने एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल के जस्ट थोड़ा सा आगे बढ़ाया, तो जो डेविएशन एंगल होगा वो जस्ट डबल हो गया। तो यहाँ पे ग्राफ ने एकदम जंप करा ग्राफ के अंदर और यहाँ पहुंच गया वो π-2c पर। और ग्राफ अब स्टार्टिंग इस पॉइंट से होगा, यहां से स्टार्ट होगा और कब तक जाएगा 90 डिग्री तक, मतलब ऐसा इस पॉइंट तक। ये अपना पाई है, मतलब π/2 है, मतलब 90 डिग्री। ये गोले का मतलब यहाँ पे जो गोला बना है, इस गोले का मतलब ये है कि ये वाली वैल्यू इंक्लूड नहीं है ऐसा। तो ये दिस इज ग्राफ बिटवीन डेल्टा वर्सेस आई। ये हो सकता है कि आपने ग्राफ देखा होगा, पर ये ड्रॉ इस तरह से होता है, ठीक है। मतलब अपन ने क्रिटिकल एंगल से जस्ट थोड़ी सी वैल्यू ज्यादा रखी, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, हमने थोड़ी सी वैल्यू ज्यादा रखी तो क्या हुआ कि ग्राफ जो है ना एकदम जंप कर जाता है और कहाँ पहुंच जाता है π-2c पर। दिस हाउ क्रिटिकल एंगल। तो ये अपन ने थोड़ा इंट्रोडक्शन देखा कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, हमारा क्रिटिकल एंगल क्या होता है। अब कुछ एप्लीकेशंस है, एप्लीकेशंस ऑन टीआईआर। एक आपने देखा होगा कि जो डायमंड होता है वो चमकता है, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड। एक्चुअली डायमंड कटर क्या करता है, वो उसकी टेक्निक के थ्रू डायमंड को इस तरह से कट करता है कि लाइट जब उसमें इंटर करे तो मल्टीपल टाइम रिफ्लेक्शन करे, और जो मल्टीपल टाइम रिफ्लेक्शन हो रहा है उसी कारण से हमको डायमंड जो है ना चमकता हुआ दिख रहा है। कुछ और एप्लीकेशन अपन देखते हैं, जैसे सपोज एक आपने सुना होगा हॉट मिराज। मिराज जो होता है, मतलब मैं आपको बताता हूँ, आपने सुना भी होगा देखा भी होगा।
जैसे क्या होता है गर्मियों के दिनों में क्या होता है कि जो हमारी सरफेस होती है ना काफी हॉट हो जाती है, काफी गर्म हो जाती है। तो जैसे ये मान लो ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, वो ग्राउंड के कारण की कैसे एक होता क्या है कि जो सरफेस होती है ना काफी गर्म होती है, तो यहाँ पे जो है ना रेयर रहता होता है मीडियम, ये लेयर जो दूर दूर बनाऊंगा मैं, तो ऊपर जाने पे रेयरिटी थोड़ी कम होती जाती है, मतलब मीडियम डेंसर होते जाते हैं ऐसा। ये लेयर ऊपर जाते जाते थोड़ी सी पास पास हो रही है, इसका मतलब ये है कि ऊपर जो ना मीडियम डेंसर हो रहा है। मान लो यहाँ पर अपन ने कोई एग्जांपल लेता हूँ, जिसे मान लो कोई पेड़ वगैरह है, मान लो ये कुछ भी स्ट्रक्चर है मान लो ऐसा, और एक आदमी है मान लो वो यहाँ पर है, मान लो किसी चीज पे बैठा हुआ है वो, मान लो एक पर्सन यहाँ पे है, मान लो अब उसको इस पेड़ को देखना है, तो मान लो पेड़ से रेस चल रही है, देखो यदि रेस ऊपर से नीचे आएगी, हमको पता है कि ऊपर जाने पे मीडियम कैसा डेंसर है और ग्राउंड के पास आने पे रेयर है, तो क्या होगा कि जब लाइट रेस से चलेगी ना, तो हर पॉइंट पे उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता जाएगा, और एक पॉइंट पे क्या होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा, और इस लाइट रे का रिफ्लेक्शन हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और इस पर्सन को यहाँ पे ये जो ट्री है ना उसको नीचे लगा नजर आएगा। तो दिस इज हाउ हॉट मिराज, ये आपने देखा भी होगा हाईवेज वगैरह पे दिखता है बहुत इजीली गर्मियों के दिनों में। दिस हाउ, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो सरफेस के पास का मीडियम है वो काफी गर्म है, और जो ऊपर जाने पे जो रेयरिटी है ना वो डिक्रीज हो रही है, इसलिए जब ट्री से कोई भी रेस चल रही है ना, तो हर पॉइंट पे उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वो जा रही है रेयर मीडियम में। तो एक पॉइंट पे एंगल ऑफ इंसिडेंस, इस पॉइंट पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा, तो लाइट रे का क्या हो गया रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्शन हो गया। ठीक है, दिस हाउ हॉट मिरर, दिस एप्लीकेशन है ऑफ TIR। वन मोर एप्लीकेशन देखते हैं अपन, जैसे हमको किसी ऑब्जेक्ट को 90 डिग्री से टिल्ट करना है, 180 से टिल्ट करना है, तो कैसे करेंगे। तो अपन देखते हैं रिफ्लेक्शन, या ऐसा बोल देते हैं अपन ऐसा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय 90 डिग्री और 180 डिग्री बाय यूजिंग प्रिज्म। हमको प्रिज्म के हेल्प से किसी ऑब्जेक्ट को, मतलब लाइट रे को हमको 90 डिग्री से शिफ्ट करना है, 180 से शिफ्ट करना है, तो कैसे होगा। दो तीन केसेस में जरा समझते हैं। सपोज हमारे पास ये एक आइसोसेलेस प्रिज्म है, आइसोसेलेस प्रिज्म है, जैसे सपोज दिस एंगल इज 45 डिग्री, दिस आल्सो 45 डिग्री। एक ऑब्जेक्ट को अपन ने यहाँ पे रखा है, मान लो ये ऑब्जेक्ट अपना PQ, सपोज इसका जो म्यू है ना, वो म्यू अपन को गिवन है 1.5। यदि म्यू 1.5 दिया है, तो क्रिटिकल एंगल आता है 42 डिग्री। ये हम निकाल सकते हैं साइन C इक्वल्स टू 1/μ वाले फार्मूले से। अब सपोज ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ PQ, अब इसको बनाते हैं अपन, एक रे तो हमारी ऐसी जाएगी, सपोज दिस एंगल इज 45 डिग्री, दिस एंगल इज 45 डिग्री, बिकॉज क्यों, बिकॉज ये 90 के नॉर्मल अपना पूरा, तो दिस आल्सो 90, ये 90 तो ये 45, ये वाला 45 हमारा, तो ये वाला 45। तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, तो इसका हो गया TIR, मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मतलब लाइट रे 45 से रिफ्लेक्ट भी कर जाएगी। सिमिलरली Q से भी एक रे चलेगी, इसका भी एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा, तो इसका भी TIR हो जाएगा। मतलब सपोज ये अपना अगेन 45 डिग्री, तो आपका ऑब्जेक्ट ऐसा बन गया P', Q', तो लाइट रे आपकी 90 डिग्री से टिल्ट हो गई। ऐसे यदि अपन ने, जैसे मान लो फर्स्ट सिचुएशन थी, मान लो अपन ने प्रिज्म की सिचुएशन को थोड़ा सा अपन ने चेंज कर दिया और कुछ ऐसा बना दिया, यही प्रिज्म अपना मान लो वही 45 डिग्री मेरा यहाँ पर है, ये एंगल है 90 डिग्री। मान लो हमने एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख दिया, अब लाइट रे यहाँ पे जाएगी ऐसी, अगेन एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा है,
तो उसका होगा TIR। यहाँ पे भी जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो उसका होगा क्रिटिकल एंगल से बड़ा, तो यहाँ पर भी होगा उसका TIR। सिमिलरली एक लाइट रे यहाँ पे से जाएगी, इसका भी TIR होगा, मतलब मल्टीपल टाइम, मतलब 2 बार TIR हो रहा है। तो ये आपका जो इमेज है ना वो यहाँ बन जाएगा। सपोज ये PQ था, ये आपका हो जाएगा Q डैश P डैश, और ये अपने एरोस ये सर, ये आपका लाइट रेस है इस तरह से। तो ये पहला सिचुएशन ये था जिसमें 90 डिग्री से लाइट रे शिफ्ट हुई, और दूसरा ये है कि जिसमें लाइट रे 180 से शिफ्ट हुई, मतलब ऑब्जेक्ट का देखो पूरा का पूरा चेंज, फेज ही चेंज हो गया। इस तरह से करना था। एक और होता है कि जैसे लाइट रे को अपन को 180 से शिफ्ट तो करना है, पर हमको लाइट रे को डेविएट नहीं करना। एक और होता है सिचुएशन, जरा देखते हैं अपन। तीसरा सिचुएशन ये है टू इन्वर्ट an image without deviation ऑफ रेज, मतलब रेज डेविएट नहीं हो, पर हमारा जो ऑब्जेक्ट है ना वो क्या हो जाए, 180 से टिल्ट हो जाए। तो कैसे करते देखो उसको। जी सपोज ये हमारा प्रिज्म है, इस प्रिज्म को हमने ऐसे बनाया, ये हमारा प्रिज्म, और हमारे पास सपोज एक ऑब्जेक्ट ये रहा, ये हमारा ऑब्जेक्ट है सपोज। एक लाइट, दो लाइट रे तो बिल्कुल स्ट्रेट आ गई, इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट आ गई। अब इनका क्या होगा, ये अंदर की तरफ आएगी, रेज अंदर की तरफ आएगी हमारी, और इन्हीं पॉइंट से निकलेगी। बताता हूँ मैं आपको। एक लाइट रे तो हमारी नीचे वाली जो है ये तो ऊपर चले जाएगी बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इसका भी टोटल रिफ्लेक्शन हो गया। उसके बाद लाइट रेज जाएगी, मतलब पहले तो क्या हुआ कि एक पॉइंट पे तो इनका रिफ्लेक्शन हुआ, और फिर यहाँ पे नीचे आके क्या हो गया, TIR हो गया। तो लाइट रे देखो, एक ये हमारा पॉइंट P था, ये हमारा पॉइंट Q था, एक लाइट रे ऊपर से चली, एक लाइट नीचे चली, इस पॉइंट पर दोनों का क्या हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया। इन पॉइंट पे दोनों का क्या हो गया, TIR हो गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब ये जो नीचे वाली रेस है ये ऊपर पहुंच गई, और ऊपर वाली नीचे आ गई, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है जस्ट उल्टा हो गया, वो ऊपर आ गया Q डैश, नीचे आ गया P डैश। इस तरह से अपन ऑब्जेक्ट को इन्वर्ट कर सकते हैं। 2 मेथड मैंने आपको बता दिया, दोनों में से कोई भी एग्जाम में आप कर सकते हैं सब। एक और अपन कॉन्सेप्ट देखते हैं इसमें, फिश आई व्यू। मतलब फिश बाहर का कितना एरिया देख पाते हैं, हालांकि इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं, पर अपन पहले कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। फिश आई व्यू, फिश आई व्यू, सपोज हमारे पास एक कंटेनर है, ये कंटेनर है, और मान लो इसमें पानी जो भी भरा हुआ है। सपोज ये फिश की आई है, ये आई है, आई ऑफ फिश। सपोज ये जो कंटेनर है जिसमें पानी भरा हुआ है, सपोज इसकी हाइट जो है ना h मान लेते हैं अपन, और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है इसका म्यू। जो जो अपनी फिश होती है ना, बाहर का एरिया कोन के शेप में देख पाती है। ये यहाँ पे से एक लाइट रे स्ट्रेट चली जाएगी, ठीक है, एक लाइट रे तो स्ट्रेट चली गई। एक लाइट रे यहाँ तक जा पाती है क्योंकि इसके बाहर का देख नहीं पाती फिश, एक तरह से कोन के शेप में। इसके बाहर का नहीं देख पाती, इसका मतलब लाइट रे इसके बाद स्ट्रेट जाती है। सपोज जो कोन है इसका रेडियस R है, और लाइट रे इसके बाहर का नहीं देख पा रही है मान लो फिश, इसका मतलब ये वाला जो एंगल है ये क्रिटिकल एंगल हो गया। तो ये वाला एंगल C हो गया मेरा, दिस एंगल इज C, तो दिस आल्सो C। अब हमको R पता करना है, R पता पड़ जाएगा तो इस कोन का एरिया आ जाएगा। अपन को ये पता करना है कि फिश कितना एरिया बाहर का देख पा रही है। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले साइन C इक्वल्स टू अप्लाई करते हैं 1/μ, और जो हमारा tan C है,
साइन सीधी 1/μ है, तो यदि मैं इसमें वो अप्लाई कर लूँ पाइथागोरस, तो ये परपेंडिकुलर है, ये अपना हाइपोटेनस है, तो बेस आ जाएगा √μ²-1। और यदि मैं इस ट्राइंगल की बात करूं ओ ए बी की, यदि मैं ट्राइंगल ओ ए बी में अप्लाई करूं tan c, तो tan c हो जाएगा मेरे पास R/h। और ये जो ट्राइंगल बनाया, इस ट्राइंगल से मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो tan c की वैल्यू है वो कितना है, 1/√μ²-1 इक्वल्स टू R/h। तो नाउ व्हाट इज R? h/√μ²-1। यदि आपसे सिर्फ रेडियस पूछी जाए तो ये फार्मूला होता है। और यदि हमसे मान लो, एक सेकेंड, ये वेट विजिबिलिटी को थोड़ा सा कर देता हूँ मैं इसको। R इक्वल्स टू दिस हो गया। और एरिया पता करना अपन को, एरिया कितना होगा, तो πr²। तो पाई और R हमने निकाल लिया, तो h²/μ²-1 इस तरह से होता है। आप यदि साइन सी की वैल्यू यदि यहाँ पे से निकालोगे आप, क्रिटिकल एंगल कितना होगा, तो आपको पता पड़ेगा कि जब ये वाटर है, वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो होता है 4/3, तो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू आपकी निकल के आएगी 49 डिग्री। फॉर वाटर केस के लिए होता है ये 49 डिग्री। यदि आपको पूरा वर्टिकल एंगल निकालना है ये वाला, तो पूरा वर्टिकल एंगल आएगा 98, इसका जस्ट डबल। तो दिस हाउ फिश आई व्यू वर्क। इसके ऊपर आपको क्वेश्चन भी बनेंगे बहुत सारे कि फिश की आई की जगह हमने बल्ब लगा दिया तो कितना एरिया बाहर का दिखेगा। एक आखिरी इसका एप्लीकेशन और है, ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर केबल होती है, आपने सुना होगा आजकल इंटरनेट वगैरह का जो जितने भी केबल्स होते हैं वो इसी पर ही काम करता है, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर क्या करता है, एनर्जी का लॉस नहीं होने देता। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो हमारे पास एक ऑप्टिकल फाइबर है, ये इस तरह से है पूरा पूरा। ये अंदर की तरफ क्या होता है कि अंदर की तरफ इसका जो मटेरियल होता है ये बना हुआ होता है, मान लो ये N1 से बना हुआ है और ये बाहर वाला N2 से बना हुआ है। और इस तरह की कंडीशंस होती है कि N1 जो होता है ना वो N2 से बड़ा होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मान लो कोई लाइट रे इसके अंदर इंटर कर रही है, कोई लाइट रे इसके अंदर इंटर करी, तो हर पॉइंट पे इसका मल्टीपल टाइम रिफ्लेक्शन होता है, हर पॉइंट पे। और ऐसा रिफ्लेक्शन होता है कि आपको हमेशा ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। दो अलग अलग रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का फायदा ये होता है कि N1 बड़ा होगा N2 से, मतलब यहाँ पे जो क्रिटिकल एंगल होता है ये बहुत छोटा होता है, मतलब क्रिटिकल एंगल इसका कम होता है। देयरफॉर हर पॉइंट पे लाइट रे किसी भी एंगल पे आ जाए उसका हमेशा TR होता है। दिस हाउ ऑप्टिकल फाइबर केबल वर्क। इसके एप्लीकेशन से बहुत सारे, मेडिकल में एंडोस्कोपी में होता है, डॉक्टरों को जैसे पेट वगैरह में कुछ जांच वगैरह करना होती है तो उसके लिए ये यूज करते हैं। और डॉक्टर्स को अपनी जो ऑप्टिकल फाइबर केबल्स होती है इंटरनेट वगैरह उसमें इसका यूज होता है। और वहां पे यूज होता है जहाँ पे अपन को सिग्नल को पहुंचाना तो है पर लॉस बहुत से कम हो सके, वहां में इनका यूज करा जाता है। दिस हाउ ऑप्टिकल फाइबर वर्क। ये अपना पूरा TIR था, मैंने आपको इसमें एप्लीकेशन भी बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके न्यूमेरिकल्स थोड़े अपन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको प्लीज सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों फ्रेंड्स को इसको शेयर करना। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके न्यूमेरिकल्स दूंगा। ओके बाय।